वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज खिल्ली। क्लास 10 के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 26। इसको हमने सॉल्व नहीं किया था, आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया। इसके बाद कई सारे क्वेश्चन अभी और हैं जिनको हमें समझना है। कई सारे कम से कम 6-7 क्वेश्चन है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो। ये एक्सरसाइज ठीक है, चैप्टर की बात नहीं किया है मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत लेंथी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, समझना है। इस एपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में और सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, लेकिन एन टर्म्स वाले क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो जाएं उसके बाद। तो इंपॉर्टेंट है, तो मतलब सारे करना है। 2 टाइप्स के तो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टाइप के चल ही रहे हैं अभी, सेकंड टाइप के बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप के जो टर्म्स एन टर्म्स के हैं उसमें क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, एपी की कौन सी टर्म 310 एपी लिखा हुआ है कि विल बी होगी, कौन सी टर्म होगी, एपी की कौन सी टर्म होगी 84 मोर देन, 84 ज्यादा देन इट्स 13 टर्म, इसकी खुद की जो एपी है, एपी की खुद की 13 टर्म से 84 ज्यादा हो तो वो उसकी कौन सी टर्म होगी। मतलब पहले तो तुम्हें A13 के बारे में पता चलना चाहिए, फिर A13 की वैल्यू क्या है। अब A13 के अंदर फिर उससे कहा कि इससे 84 ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें जो भी आएगा A13 में हम क्या करेंगे 84 ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। अब जो यहाँ आंसर आएगा उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये एपी की कौन सी टर्म है भी है या नहीं भी है तो कौन सी और नहीं है तो कौन सी नहीं, क्यों नहीं है, सब दोनों रीजन हमें देना है। तो सबसे पहले हमें जो इसके बारे में जो पता है वो हम लिख लेते हैं। क्या पता है हमें, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ सपोज तो नहीं करना ना, यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म 3, ठीक है। एपी लिख दो पहले, एपी क्या है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। AP is 3, 10, 17 and so on, and first term is equal to A is equal to 3 and common difference B is equal to क्या है 10 minus 3 is equal to 7। अच्छा ये पता चल गया, तो हम क्या पता करना है, हमें an का फॉर्मूला हमें पता होता है a plus n minus 1 d, या फिर इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं A13 is equal to a plus 12 डी लिख सकते हैं। A13 पता करना है, तो A13 पता करने के लिए A13 इज इक्वल टू क्या बोला गया है हमसे कि A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7, 3 प्लस 84 इज इक्वल टू 87, मतलब 13 में नंबर की जो वैल्यू है वो 87 है। अब इससे अब हमें बोला हुआ है कि हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। A की वैल्यू तो हमें पता ही है, D की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक है। अब हम जो वैल्यू पता करते हैं AN की वैल्यू पता करते हैं, तो AN, ठीक है, AN इज इक्वल टू क्या होगा, AN 87 से कितना ज्यादा, इसकी 13 टर्म से कितना ज्यादा 84 ज्यादा, तो 87 प्लस 84 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 8, 16 और 70 171। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है कि ये कौन सी टर्म है, तो हमें पता करना है AN इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 d, ठीक है 171 वैल्यू पुट कर देते हैं। 171 माइनस 3 इधर आ गया, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पुट कर देते हैं 7, तो 7 है यहाँ पे। अच्छा सब्ट्रैक्शन किया तो कितना बचा 168, अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया, n माइनस 1 आ गया, 7 2 जा 14 और यहाँ से 14 2 8, 7 4 जा 28, n माइनस 1 क्या बना 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं 25th जो टर्म होगी एपी की, वो इस एपी की 84 ज्यादा होगी, किससे 13 से, 13 टर्म से 84 ज्यादा होगी, तो वो कौन सी टर्म होगी 25 नंबर की। अब इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो लॉजिक क्या है, देखो मैंने कहा कि एक एपी 3, 10, 17, ठीक है, चलते गए 13वां नंबर आ गया, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड,
फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन, फिर 8, फिर यहाँ 13 आ गया, और जो 13 नंबर पे आया वो 87 नंबर है। ठीक है, जो हम देखो फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है 3, सेकंड पे 10, थर्ड पे 17, फोर्थ पे कुछ ऐसे करके 13 पे कौन सा आ गया 27, और ऐसे करते करते 25 नंबर पे जो आएगा वो 25 नंबर पे आएगा कौन सा, जो हमने 171। ठीक है, हमें यही तो पता करना है। हमसे बोला गया था कि इस 13वें नंबर में यदि 84 ऐड कर दिया जाए और जब जो नंबर आए तो वो एपी की कौन सी टर्म होगी। तो हमने 87 में 84 ऐड किया, 171 आ गया, हमने काउंटिंग करना स्टार्ट किया तो कौन से नंबर पे आया ये नंबर 25वें नंबर पे आया। ये है इसका लॉजिक। एपी का मतलब ये है कि हमने कौन सी टर्म कहां से किस तरीके से फाइंड की। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच गए 25th टर्म पे, और हमने देखा कि 171 लिखा हुआ है जो क्या है 87 से 84 ज्यादा है। 87 और 87 कौन सी टर्म नंबर की टर्म है 13वें नंबर की टर्म है। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, शायद यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैं जिनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक एपी सपोज करो एक एपी चल रही है 1 4 7 10 ऐसे करके, और दूसरी एपी चल रही है 3 6 9 12 करके, तो सेम डिफरेंस है या नहीं दोनों में। तो इस तरीके से दोनों की एपी चल रही है। ठीक है, टू एपीज हैं जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का कॉमन डिफरेंस रखते हैं वो दोनों। द डिफरेंस इज बिटवीन देयर 100 टर्म्स। यदि उनके 100 टर्म्स पहली वाली की निकाली, दूसरी वाली की भी 100 टर्म्स निकाली और दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो 100 है। तो देखो पहले तो उन्हें एपी के बारे में ही पता हमें, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब 100 के बीच में 100 और 1000 के बीच में 1000 होगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो आंसर तो 100 ही आना है, पर लेकिन कैसे आएगा। सपोज किया हमने लेट अस एपीज आर A1 A2 A3 AN and B1 B2 B3 and so on BN। टू एपीज हमने सपोज की। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म क्या है A1, लास्ट टर्म क्या है AN, इसमें क्या है B1 और B1 और लास्ट टर्म BN एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज। ठीक है, इज D। दोनों का हमने D सपोज किया कॉमन डिफरेंस। D मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू B2 माइनस B1 इज इक्वल टू D। ठीक है, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं AN निकाल रहे हैं। AN क्या आएगा A प्लस N माइनस 1 D। अब यहाँ A1 आएगा नहीं आएगा, D तो एज इट इज रहेगा, एंड Vn इज इक्वल टू V1 प्लस N माइनस 1 D। हमने इनकी N भी टर्म्स हमने कैलकुलेट की, N टर्म, तो यहाँ A1 आ गया, वहाँ V1 आ गया। मैंने दोनों का डिफरेंस चेक किया AN माइनस BN। डिफरेंस की बात कर रहा है ना वो, तो डिफरेंस चेक कर दिया मैंने। A1 प्लस N माइनस 1 D, जब उसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये साइन भी तो माइनस होगा नहीं होगा, ऐसा मत सोचना ब्रैकेट के अंदर का साइन साइन होगा। ये पूरी टर्म एक थी तो बाहर का साइन चेंज होगा बस। तो यहाँ प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ माइनस n माइनस 1 डी, क्या आ गया an माइनस bn इज इक्वल टू a1 माइनस b1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमने इस फर्स्ट टर्म की एन बी टर्म्स और लास्ट सेकंड एपी की लास्ट एन बी टर्म्स के बीच में डिफरेंस पता किया। ये वही डिफरेंस था जो फर्स्ट टर्म्स के बीच में डिफरेंस था, मतलब a1 माइनस b1 जो था वही एन बी टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हम फर्स्ट का डिफरेंस चेक करें, चाहे सेकंड का चेक करें, चाहे थर्ड का भी चेक करें, चाहे 100 का भी चेक करें, चाहे 1000 का चेक करें, वो सबके बीच में डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ 100 का दे रखा है तो 100 का मतलब 1000 का भी 100 आएगा, लेकिन प्रूफ तो नहीं हुई है ये बात प्रूफ हुई है क्या? नहीं हुई। तो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100 दे रखा है, नहीं दे रखा? ठीक है, अच्छा A100 का मतलब A प्लस 99D A1, ठीक है, माइनस B1, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इसको भी 99D इज इक्वल टू 100। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म बदल रही है सिर्फ, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने इसको लिख लिया। अब इसको मैंने लिखा a प्लस a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99 से 99 कैंसिल और क्या आ जाएगा a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100। आया नहीं आया? और देखो यहाँ से हमें पता चला इक्वेशन, इसको हमने सेकंड में लिख दिया, इक्वेशन y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, an माइनस bn इज इक्वल टू a1 माइनस b1। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ? देखो an माइनस bn a1 माइनस b1 के इक्वल था और a1 माइनस b1 किसके इक्वल है? 100 के इक्वल। तो मैंने यहाँ 100 के इक्वल इसको कर दिया। अब जब n की वैल्यू, यहाँ से हमें पता चल गया an माइनस bn किसके इक्वल है? 100। अब n की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a1000 माइनस b1000 इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ कुछ चेंजेस थोड़ी हो रहा है, n की वैल्यू थोड़ी पुट हो रही है, तो एज इट इज रहेगा n इज इक्वल टू 1000 हमने यहाँ लिया है। समझ में आ गया कि जब AP टू APs दे रखी है और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उनके बीच में जो कोई सी भी टर्म के बीच में डिफरेंस निकालने हैं वही एंड तक डिफरेंस चलता रहेगा। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, एन में, 100 में और 1000 में। ठीक है, जो भी डिफरेंस हो सेम चलता रहेगा। तो 1000 टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस आ गया? 100 डिफरेंस आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। देखो मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था, हालांकि मैंने पहले काउंटिंग में लगा रखा था कि मुझे समझाना है, पर लेकिन क्वेश्चन नंबर जो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, वो क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले से समझा दिया है और उसका जैसा क्वेश्चन नंबर 12 मैंने तुम्हें समझाया था। कौन सा नंबर का क्वेश्चन समझाया था? क्वेश्चन नंबर 12 मैंने तुम्हें समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल एक जैसा है। 4 व्हाट वैल्यू ऑफ n, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लासों में, कोई सेकंड लास्ट क्लास में शायद मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है और एक्सप्लेन भी किया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन 4 व्हाट वैल्यू ऑफ n इस तरीके से है। ठीक है, वो वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि फिर भी नहीं होती है तो डाउट में लिख के भेजना, मैं नेक्स्ट किसी क्लास में उसमें इंक्लूड कर दूंगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा घुमा देने वाला क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन टफ है, लेकिन इसको फिर हम इजी मेथड से भी करेंगे। बिल्कुल, फाइंड द 8th टर्म। इसका लॉजिक समझ में आ गया ना, तो फॉर्मूले से भी कर लेंगे और फॉर्मूला भूल गए तो हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। देखो ये पहले AP की बात की है उसने, AP क्या है? 7, 10, 13 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएगी? जब तक 184 नहीं आ जाएगा। अब मैंने कभी तो इतना बड़ा गैप नहीं बनाया था, आज पहली बार बनाया है, और पहली बार बनाया तो उसका रीजन है क्या है? फ्रॉम द एंड से बात किया, मतलब स्टार्टिंग से बात नहीं की, एंड से बात की, और एंड से 8 नंबर की टर्म कौन सी होगी? देखो 7 में 3 ऐड किया तभी तो 10 आया, फिर 10 में 3 ऐड किया फिर 13 आया, ऐसे मतलब 3 ऐड होते गए। तो पीछे से तो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तभी तो बात है, पीछे से सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे। 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 181। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा 181, और इसके बाद यदि मैं सब्ट्रैक्शन करूं, इसके बाद यहाँ कितना आएगा? 178, इसके बाद कितना आएगा? 175, इसके बाद कितना आएगा? 172, इसके बाद कितना आएगा? 169, और इसके बाद कितना आएगा? 166। कौन? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये बन गई 8, मतलब 163। तुम्हारा आंसर आएगा 163। इतना तो हमें पता चल गया। ये तो थी हमारी एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो माइंड लगा के हमने वहीं की वहीं सॉल्व कर लिया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे नहीं करना हमको। और हमको क्या करना है, यदि हमें पता चल जाए कि 184 कौन सी टर्म है, या फिर हमें पता चल जाए, हम इसको थोड़ा सा उल्टा ले रहे हैं, 80 को 184, फिर इसके बाद क्या आया था? -3 करना है, 181, इसके बाद 3 और माइनस कर लेते हैं, कितना आया? 178 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ?
7 हो गई, क्या हो गई लास्ट टर्म 7। लेकिन हमें 7 से काम ही नहीं है, ये तो पता नहीं 7 कौन से नंबर की टर्म है। ये भी हम फ्रॉम द एंड की बात की है, मतलब इधर से, ठीक है, मतलब इधर से, तो इधर से मतलब 8th टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब 8th टर्म की बात की है। तो हमें यहाँ nth टर्म की बात की है, मतलब 8th टर्म यहाँ पूछनी है, कौन सी 8th टर्म। अच्छा 8th टर्म की बात की है तो स्टार्टिंग तो यहाँ से हो गई ना, a की वैल्यू क्या हो गई 184। अच्छा डी की वैल्यू क्या होगी -3, चेक करो -3 हो रहा है, ठीक है। इस एपी को भूल गए, जब उसने एंड से स्टार्ट किया है बात, तो एंड से एपी बनाया ना हम, क्यों बनाया हम स्टार्टिंग से, हमने 184 से बना ली, ठीक है। 181 178 और 8th टर्म हमें पता करने के लिए एन की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, तो 8 इज इक्वल टू 184 प्लस n -1 8 -1 मल्टीप्लाई -3 184 प्लस 7 मल्टीप्लाई -3 184 माइनस 21, सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 - 1 3 18 - 2 16। देख लो आंसर 163 आया कि नहीं आया। लेकिन हमने कितना माइंड लगाया, पहले एपी को रिवर्स लिखा, ठीक है। रिवर्स लिखने के बाद हमने पता किया कि रिवर्स लिखने के बाद एपी अब तो बिल्कुल सीधी हो गई, जैसे उल्टा चल रहे थे हम पीछे की तरफ से, अब आगे की तरफ से चलना है। तो 8 टर्म पता करने के लिए हमने ए डी और एन की वैल्यू हमने पता कर ली, पता करने के बाद हम कैलकुलेशन कर दी। अब लेकिन तुम्हें ऐसे इसको नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा एक माथा पच्ची वाला सॉल्यूशन, ठीक है। इतना माथा पच्ची कौन करने लगा, हमें तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो हम उसमें पुट कर देते। तो हमें हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 d। एंड से nth टर्म, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा l माइनस n माइनस 1 d। l क्या है लास्ट टर्म, और ये क्या है कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब वही जो n यहाँ यूज होगा वो वहां यूज होगा। तो हमसे कौन सा पूछा है 8th, तो 8th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, यहाँ से हम पहले भी नोट कर सकते होंगे, यहाँ n की वैल्यू क्या है लास्ट टर्म 184। अच्छा यहाँ और किसकी जरूरत है n की यहाँ क्या है वैल्यू 8। अच्छा d की वैल्यू क्या होगी देखो से 10 - 7 3। यहाँ जो एपी इस एपी के अकॉर्डिंग, अब ऐसा मत सोचना सर ने तो बताया था कि पीछे से देखना है, हम जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो जैसा हम पहले से सीखते आए हैं वही सीखेंगे। d 10 - 7 ही है तो 3 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉम द एंड l की वैल्यू 184 माइनस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी थी 8 माइनस 1 d की वैल्यू 3, 184 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 184 माइनस 21 इज इक्वल टू 163। अब देखो ध्यान करो क्या कॉमन था क्या डिफरेंस था। जब हमने पिछली बार लिखा था 184 तो ऐसे लिखा था 8 - 1 मल्टीप्लाई -3 लिखा था कि नहीं लिखा था, जिसमें ये लास्ट टर्म थी, लेकिन हमने क्या बना लिया था फर्स्ट टर्म बना लिया था, कॉमन डिफरेंस -3 लिया था, 8 तो 8 लिया ही था, तो ये माइनस यहाँ आ गया था, आया था नहीं आया था, यही आया है, आया कि नहीं आया, यहाँ माइनस ही तो लग रहा है वहां नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये माइनस इधर आ गया। तो मतलब हमने जो किया पहले कैलकुलेशन वही की थी, पर लेकिन उसमें हमने माइंड को अपने को डाइवर्ट कर लिया था, घुमा लिया था, और इसको जैसा ये लिख रहा है उसको उल्टा करके लिख दिया था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दिया था, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना लिया था, और हमने तब जाके इसको सॉल्व किया था। पर लेकिन हमें इतनी माथा पच्ची नहीं करनी है, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो d की वैल्यू 10 - 7 3 आ गई, l की वैल्यू 184 है, n की वैल्यू 8 है, वैल्यू पुट की आंसर निकाल लिया। और जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया और वो इसी से करना चाहता है तो ये बिल्कुल सही लॉजिक है, बिल्कुल सही मेथड है, ऐसा नहीं कि ऐसा करने से इसके मार्क्स कट जाएंगे, कुछ नहीं है, जो भी मेथड तुम्हें बेस्ट लगे उस मेथड से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999। हमारे हमको नेचुरल नंबर्स पता करने हैं किसके बीच में 101 और 999 के बीच में। कंडीशन क्या है विच आर डिवाइडेबल बाय बोथ 2 and 5, दोनों से डिवाइडेबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या सपोज करते हैं, लेट अस फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म पता करते हैं एंड लास्ट टर्म,
ऑफ एन एपी, ठीक है, आर। अच्छा जो भी होंगी यहाँ लिख देंगे हम, एक यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म को, लास्ट टर्म को यहाँ लिख देंगे रेस्पेक्टिवली, विच आर डिवाइजेबल बाई बोथ 2 and 5। हम तो कंडीशन तो यही बनाएंगे ना कि दोनों से डिवाइजेबल हो, ठीक है, 2 and 5। और यहाँ हम लिख देते हैं। अब देखो एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, अब हमें पता करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। देखो स्टार्टिंग हो रही है 101 से, एंड हो रहा है 999 पे। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए 2 से भी डिवाइजेबल और 5 से भी हो। देखो 101 के बाद 102 पे आएगा, 2 से है 5 से नहीं है। यदि 105 पे पहुंच जाए तो 5 से है 2 से नहीं है। तो हम क्यों ना इन दोनों का, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का एलसीएम ले लें, और एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, नहीं आएगा 10। अब ऐसा नंबर ढूंढो तुम जो 10 से डिवाइजेबल हो, तो मतलब इसके बाद आएगा 110। 101 के बाद तो एक ऐसा ही नंबर आएगा जो 110 आएगा, फिर आएगा 120, 130 और एंड सो ऑन 990। 1000 तो इसको कर नहीं सकते, तो 1000 कर देंगे तो ये प्लस चला जाएगा। लेकिन बीच की बात कर रहे हैं तो देखो इसके बीच में एक नंबर ऐसा यही आएगा जो 10 से डिवाइडेबल होगा, 990। अब हमें काउंट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने नंबर्स हैं। तो देखो एपी बन रही ना हमारे पास, एपी किसकी हेल्प से बनी, 10 की हेल्प से, 2 और 5 की हेल्प से तो नहीं बनी। तो हमें इसको बस लिखना है, कैसे लिखना है कि व्हेन एनी नंबर is divisible by 2 and 5 then it must be divisible by 10। क्या लिखा हुआ है, जब कोई भी नंबर 2 और 5 से डिवाइजेबल होगा, ठीक है, विल बी डिवाइजेबल, तो देन यह जरूर कंपलसरी है, अवश्य होगा, क्या होगा, डिवाइजेबल बाय 10। जो 2 और 5 से डिवाइजेबल है दोनों से, तो वो 10 से भी डिवाइजेबल होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं देन नाउ एपी, ठीक है, एंड एपी इज, क्या एपी बन गई, 110 बन गई, 120, 130 और एंड सो ऑन 990 बनी या नहीं बनी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या मिली हमें, एक 110 और यहाँ लास्ट टर्म क्या बनी, 990। समझ में आई है नहीं ये बात। तो हमने सपोज कर लिया फर्स्ट टर्म 110 लिया हमने, लास्ट टर्म 990 ली। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 110, डी की वैल्यू कितनी है 10, डिफरेंस चेक कर लो। अच्छा इसके बाद ए एन कितना है 990 और हमें पता करना क्या है एन। क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 990 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 110 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है हमें, डी की वैल्यू 10। इसको मैंने सॉल्व किया, 110 को ट्रांसफर किया, 990 माइनस 110, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 10। इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन किया, क्या बना 880, 10 को अपॉन में ले आए, क्या बन गया एन माइनस 1 बन गया। क्या बन गया, एन माइनस 1 बन गया। इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल और क्या बना इज इक्वल टू 88 इज इक्वल टू एन माइनस 1 बन गया। 1 को इधर ट्रांसफर किया, 88 प्लस 1 इज इक्वल टू एन और एन की वैल्यू क्या आ गई 89। मतलब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 89 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 और 5 से डिवाइजेबल हो जाएंगे इनके बीच में, ठीक है। और हमसे यदि 3 डिजिट नंबर्स की बात करता कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर जो 2 और 5 से डिवाइजेबल है, तो ये 101 से स्टार्ट नहीं होती ना, किससे होती है 100 से। और 100 भी एक नंबर आ जाता है स्टार्टिंग, जो फर्स्ट नंबर जो बनता है वो 110 नहीं होता, क्या होता 100 होता, मतलब एक नंबर और बढ़ जाता, तो क्या हो जाते 90 हो जाते हैं। कितने हो जाते 90 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे समझ में आ गई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। कितना आसान सा था, हमने कितने आसानी से इसको क्वेश्चन को किया है कि 101 और 990, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर था 42, क्वेश्चन नंबर 42 तुम्हारा हो गया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 लिख देता हूँ सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है फाइंड वेदर
जीरो इज ए टर्म ऑफ एपी। ये जो एपी लिखी हुई है जीरो इसकी एक टर्म है या नहीं है, बस इतना बताना है कि जीरो इसकी टर्म होगी या नहीं होगी। तो चेक करते हैं, देखो ये बस इतना पता कर लें कि यदि एपी हम लेते हैं, एपी इज 40, 37, 34 एंड 31 एंड सो ऑन। हाँ, सपोज दैट एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट जीरो इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, एज लास्ट टर्म। हम इसको लास्ट टर्म के रूप में इसको सपोज कर लेते हैं कि ये एपी की एक टर्म है और क्या है, लास्ट टर्म के रूप में। तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू 40 है ही, डी इक्वल टू क्या है -3 है, एन की वैल्यू हमें पता करनी है और ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। लास्ट टर्म यहाँ खत्म होने वाली जो टर्म है वो जीरो है। एन की वैल्यू यदि हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ गया तो इसका मतलब ये सही बात है यस, तो नहीं तो और नहीं तो नहीं है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है यहाँ पे, ए एन, अच्छा ए एन की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू ए 40 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू -3। -40 इधर ट्रांसफर किया, -3 डिवाइड में आ गया और क्या बचा, एन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, देखो 39, इसको डिवाइड करेंगे तो 13.3 कुछ ऐसे आ रहा है और इक्वल टू n-1। जब 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू आ रही है 13.33 प्लस 1 मतलब 14.33। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नो, जीरो इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। कौन सी एपी, 40, 37, 40 और 34, 31, ठीक है। इस एपी की टर्म जीरो नहीं है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। कल हम चैप्टर में मिडिल टर्म निकालना सीखेंगे। जो एक बहुत बड़ी एपी है उसकी मिडिल टर्म क्या होगी। मिडिल टर्म क्या होगी, जो जैसे सपोज करो ये 60 टर्म्स हैं तो 61 टर्म्स, ठीक है, 61 टर्म्स फर्स्ट से लेके 61 इनका आगे हम बिल्कुल मिडिल में पहुंचेंगे तो कौन सी टर्म आएगी, 31 भी नंबर की जो टर्म होगी मिडिल होगी, क्योंकि 30 इधर रह जाएंगे, 30 इधर रह जाएंगे। लेकिन यदि 60 होंगी तो 60 में एक तो हमें इधर भी 29 टर्म्स इधर हटा देनी है, 29 इधर हटा देनी है, कितनी हट गई 58, बच गए 2, तो मतलब 30 और 31, तो दोनों को मिलाकर मिडिल टर्म हम बना देंगे। तो जब इवन नंबर्स होते हैं तो मिडिल टर्म 2 होंगी, जब ओड नंबर्स होते हैं तो मिडिल टर्म सिंगल होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। 2 या 3 क्वेश्चन है इस टाइप के सिर्फ, वो भी हम कल कर लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं लेवल 2 में, जो हम आने वाला है। लेवल 2 में जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत उनकी कैलकुलेशन न्यूमेरल्स में नहीं चलेगी, वेरिएबल्स में चलेगी, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान रखना है, जिनकी न्यूमेरल्स में चलनी है उनके अलावा वेरिएबल्स में भी चलनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।